नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। और आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के पीयूषम से पढ़ने वाले हैं एक पाठ को। पीयूषम का द्वितीय भाग अर्थात कक्षा 10वीं के ये पुस्तक है, तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और चतुर्थ पाठ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं, लेखिकाओं का क्या योगदान रहा है संस्कृत साहित्य के गौरव को बढ़ाने के लिए, उसमें किस तरह से उन्होंने अपना भाग दिया है, कितना दिया है, इन चीज़ों को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से लेखिकाओं ने अपना सहयोग दिया है संस्कृत साहित्यों को बढ़ाने में। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। और कुछ साहित्यकारों का नाम भी दिया गया है, तो उनको आपको याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका मंथली टेस्ट भी होता है, फिर आपके एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति। आप लोगों को ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो पाठ परिचय है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बताया गया है समाजस्य यानम, समाज का यान, पुरुषैः नारीभिश्च, नारीभिः च, इसको अगर अलग अलग किया जाए तो इस तरह होगा। ठीक है, पुरुषों और नारियों के द्वारा, ये पुरुषैः और नारीभिः दोनों तृतीया विभक्ति बहुवचन में है, तो पुरुषों और नारियों के द्वारा चलता है। समाज का यान, समाज की जो गाड़ी है वो किसी अकेले के बदौलत नहीं चलाई जा सकती, जिसमें पुरुष और नारी दोनों की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए। साहित्ये अपि उभयोः समानम महत्वम, तो जिस प्रकार यान दोनों मिलकर चलाते हैं, उसी तरह साहित्ये अपि, साहित्य में भी, उभयोः मतलब दोनों का, समान महत्व है। दोनों समान महत्व से साहित्य को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। मतलब आज के समय में, अधुना अभी के समय में, सर्वभाषासु सभी भाषाओं में साहित्य की रचना स्त्रियों द्वारा भी बहुत तत्परता से किया जा रहा है। स्त्रियां भी बहुत तत्पर होकर के साहित्य रचना में भागीदारी करती हैं, लिखती हैं साहित्य में, और यश भी प्राप्त करती हैं। यशः च, यश भी प्राप्त करती हैं। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालाद एव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यून अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही, कालाद प्राचीन कालात, काल से, और एव ही प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। और संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य का समृद्धि योगदान जो है थोड़ा या बहुत ज़्यादा रूप में प्राप्त होता है। न्यून अधिकम मतलब थोड़ा और ज़्यादा, दोनों रूप में प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य के समृद्धि होते जा रही है। किसी काल में स्त्रियों ने बहुत अपना योगदान दिया, किसी काल में उनका योगदान थोड़ा कम रहा है, पुरुषों का योगदान ज़्यादा रहा है। इस तरह से समय आगे बढ़ता रहा। पाठे अस्मिन्नति प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूरणे तासाम योगदानम ज्ञायेत। इस पाठ में अति प्रसिद्धानाम, बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की ही चर्चा हैं। जो बहुत प्रसिद्ध लेखिकाएं रही हैं संस्कृत साहित्य की, उनकी चर्चा की गई है इस पाठ में। जिनके द्वारा साहित्य निधि पूरणे, साहित्य की निधि यानी खजाना की पूर्ति करने में जिनका योगदान प्राप्त हुआ है, और जिनके बारे में हम ताशाम योगदानम, उनके योगदान के बारे में हम जानते हैं। ज्ञायेत जानना चाहिए, जिनके बारे में हम उनको इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च सर्व संवर्धितम
विपुल यानी कि बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा समृद्ध जो है वो संस्कृत साहित्य, उसमें विभिन्न कवियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा उस विपुल संस्कृत साहित्य को बढ़ाया गया है। ये विपुल साहित्य जो है संस्कृत का, उसको बहुत से कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालाद आरभ्य शास्त्राणां काव्यांश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। यथा जैसे, तथैव वैसे ही, ये अव्यय शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस वाक्य में दिया हुआ है कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों का, काव्यों का, इन सब की जो रचनाएं हुई हैं, शास्त्रों और काव्यों की रचनाएं जो हैं और उनकी संरक्षण जो है, जो रचना किए गए, लिखे गए और उनको संभाल के रखे गए अगली पीढ़ी के लिए, उसमें जिस तरह से पुरुष दत्त चित्त थे, पूरा ध्यान से अपना काम कर रहे थे, पूरे लगन से उस चीज़ को बढ़ा रहे थे और उसको संरक्षित कर रहे थे संस्कृत साहित्य को, उसी प्रकार स्त्रियां भी पूरे दत्त चित्त होकर दत्तावधाना पूरी लगन से कर रही थी शास्त्रों का संवर्धन और शास्त्रों का संरक्षण, ठीक है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि संति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक यानी कि उनको लिखने वाले ना केवल ऋषि थे, प्रत्युत बल्कि ऋषिकाएं भी थीं। तो वैदिक युग में जो मंत्र रचे गए, जो लिखे गए, उनको सिर्फ किसी ऋषि ने नहीं लिखा, बल्कि ऋषिकाओं ने भी, स्त्रियों ने भी लिखा, यानी ऋषि पत्नियों ने भी लिखा। ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम्भृणी इत्यादि। बताया गया है कि ऋग्वेद में 24 यानी 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं को मंत्र दृष्टा के रूप में उल्लेखित किया गया है, मंत्र रचयिता के रूप में, और उनमें से कुछ का नाम यहाँ दिया गया है, यथा जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम्भृणी इत्यादि। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि कुछ ऋषिकाओं का नाम बताएं जो अथर्ववेद में हैं या वैदिक काल की ऋषिकाएं हैं, तो उनमें आपको ऐसा नाम देना पड़ सकता है, लेकिन इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। वैदिक काल की ऋषिकाओं का नाम, ठीक है। इसमें से कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों। आप लोगों का जो मल्टीपल चॉइस वाला होता है उसमें कई तरह के जैसे प्रश्न हो सकता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का नाम उल्लेखित है, या अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं हैं। इस तरह के एक एक नंबर के प्रश्न जो है ना वो अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषद का नाम जो है बृहदारण्यक है और उसके साथ उपनिषद को जोड़ा गया है, तो अ और उ को जोड़कर ओ बन गया, यानी बृहदा, इसमें संधि का प्रयोग किया गया, स्वर संधि का। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दर्शाया गया है, जो कि दार्शनिक रुचि की स्त्री थी, ऋषिका थी, ऐसे दर्शाया गया है उस उपनिषद में, ठीक है। उनके बारे में वर्णन किया गया है। याम, जिसे, जिनको याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया था, यानी उनके गुरु याज्ञवल्क्य ही थे, मैत्रेयी के। याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। उनके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और उनको याज्ञवल्क्य ने क्या सिखाया था? आत्म तत्व। कई प्रश्न हो गए एक ही वाक्य में, तो और इनको पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा।
जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठन्ति स्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशला, शास्त्रार्थ कुशला यानी शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी वाचकन्वी, एक नाम है ऋषिका का, वो थी। शास्त्रार्थ में कुशल थी। जो शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है, जो आज के समय में डिबेट है ना, वही डिबेट उस समय पुराने समय में हुआ करता था। और उस डिबेट में शास्त्रों के वचन को प्रश्न के रूप में पूछा जाता था और सामने वाला जो प्रश्न का उत्तर दे उससे सबको संतुष्ट होना पड़ता था कि वो शास्त्र का क्या मर्म निकालते हैं, क्या समझ पाते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो और जो नहीं आंसर कर पाता था वो हार जाता था। तो शास्त्रार्थ में बहुत कुशल थी गार्गी वाचकन्वी। ये जो ऋषिका थी वो जनक, राजा जनक जो है मिथिला के राजा थे, उनकी सभा में रहती थी। उनके बारे में बताया गया कि वो बहुत ज्ञानी थी और शास्त्रार्थ में कई ऋषियों को वो हरा चुकी थी। महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन परायणा सुलभायाः वर्णनम लभ्यते। और महाभारत में भी जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन, वेदांत अनुशीलन पराया मतलब वेदों का अनुशीलन करने वाली, वेदों के अनुसार चलने वाली नारियों की चर्चा आसानी से सुलभता से मिल जाती है। ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी, ये तो वैदिक संस्कृत साहित्य थे, है ना, वैदिक को लौकिक नहीं मानते, माना जाता है कि वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। लेकिन लौकिक संस्कृत साहित्य यानी कि सांसारिक जो संस्कृत साहित्य है उनमें भी प्रायेण लगभग 40 कवयित्रीणाम 40 कवयित्रियों के नाम और सार्धशतम यानी कि 50 पद्यानि स्फुट रूपेण 40 कवयित्रियों के कम से कम 50 जो हैं पद्य बहुत क्लियर रूप में स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते, यहाँ इधर उधर प्राप्त किए जाते हैं, जिस शास्त्र में मिल जाते हैं, कोई कोई शास्त्र उनके द्वारा लिखा हुआ मिल जाता है। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। और ये जो 40 कवयित्रियां हैं उनमें से विजयांका नाम की कवयित्री प्रथम कल्पा है, सबसे प्रथम गणनीय है, मान्य है। साच श्याम वर्णा सिदिति, वो श्याम वर्ण की थी। कौन श्याम वर्ण की थी? विजयांका। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों के नाम मिलते हैं? 40। उन कितने पद्य जहाँ तहाँ मिल रहे हैं? सार्धशतम यानी 50। ठीक है। तो जो विजयांका थी वो श्याम वर्ण की थी। पद्य नानेन स्फुटित भवती, और उन्हीं के पद्यों के द्वारा ये पता चलता है कि वो श्याम वर्ण की थी। जो कविताएं उन्होंने लिखी है, जो श्लोक उन्होंने लिखे हैं, उनके द्वारा पता चलता है। तो विजयांका के बारे में यहाँ पे बताया गया है, विजयांका के बारे में ऐसा कहा गया है कि नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। कहा गया है कि श्याम वर्ण की मतलब नील कमल के दल समान, नीले कमल के पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण की विजयांका थी, ऐसा जाना जाता है। सब जानते हैं, सब मानते हैं। वृथैव बेकार ही दंडी के द्वारा कहा गया है कि बेकार ही दंडी के द्वारा ये बात कहा गया है कि सरस्वती शुक्ल वर्ण की हैं। दंडी एक कवि थे संस्कृत साहित्य के। सरस्वती गौर वर्ण है, गोरी हैं। ये बात लगता है कि संसार में जो कहा गया है वो झूठ ही है। जैसा दंडी ने कहा है कि सरस्वती गोरी होती हैं, ये बात ऐसा लगता है कि ये झूठ है, क्योंकि विजयांका सरस्वती रूपा है। सरस्वती के समान
क्या बोलते, ज्ञानी है, मधुर भाषी है, सरस्वती के समान गुणवती है, और विजयंका श्याम वर्ण है, तो हम लोग तो उनको सरस्वती मानते हैं। और जब विजयंका श्याम वर्ण है तो सरस्वती को शुक्ल वर्ण कहना झूठ ही लगता है। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। उनके रंग को इतना ज़्यादा ये बता दिया गया है कि उनके गुण के आगे उनके रंग का कोई महत्व नहीं रह गया, और उनको सरस्वती के स्थान पर बिठाया गया। और इसलिए कहा गया कि अगर सरस्वती की समान विजयंका है तो उनका श्याम वर्ण अगर है तो सरस्वती भी ज़रूर श्याम वर्ण होंगी। ऐसा अगर कोई कहता है कि वो गोरी हैं तो वो व्यर्थ है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। तस्याः काल अष्टम शतकम इत्येनुमीयते चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिक्यैव विजयंका इति बहवो मन्यते। तस्याः कालः मतलब उनका काल 8वीं शताब्दी अष्टम शतकम अनुमीयते अनुमानित है, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि वो 8वीं शताब्दी में हुई थी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है लेकिन अनुमान किया जाता है। ठीक है कि 8वीं शताब्दी में जो चालुक्य वंशीय राजा थे चंद्रादित्य, उन्हीं की रानी विजय भट्टारी को विजयंका नाम से माना गया है। मतलब 8वीं शताब्दी में जो राजा थे चंद्रादित्य, उन्हीं की रानी विजय भट्टारिका को विजयंका माना जाता है। मतलब कहते हैं कि विजयंका जो थी वो चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की पत्नी ही थी जो 8वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृतयो दक्षिण भारतीया संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्धा। और कहीं कहीं कुछ शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा जैसी आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के भी स्फुट पद जो हैं, उनके पद्य, उनकी कविताएं, उनके श्लोक भी हैं जो कि प्रसिद्ध हुए हैं। विजयंका तो थी ही, अन्य इतनी सारी और लेखिकाओं के बारे में बताया गया है कि इनके पद्य भी उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। विजयनगर राज्य के नरेश जो भी थे, जितने भी राजा हुए थे, नरेश मतलब राजा, तो जितने भी राजा विजयनगर के थे वो सब संस्कृत भाषा के संरक्षण में प्रयासरत रहा करते थे। ऐसा सर्वविदित है, सबको पता है, सब जानते हैं। ठीक है। वो सारे राजा संस्कृत की संरक्षण किया करते थे, संस्कृत को बचाए रखने की कोशिश करते थे। तेषाम अंतःपुरे संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। और उन्हीं राजा जो थे, जितने भी राजा थे, उन राजाओं के अंतःपुर में यानी उनके रनिवास में, जो रानियों का वास था, उनके परिवार जो थे, उन अंतःपुरों में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां भी थीं। कंपन रायस्य जो कि चतुर्दश शतकम यानी 14वीं सदी के राजा थे विजयनगर के, कंपन राय, उनकी रानी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटना नामाश्रित्य रचयत। और वो कहाँ की विजय थी? मदुरई की। मतलब रागी जो थी, कंपन राय की जो रानी थी, जिनका नाम था गंगा देवी, उन्होंने मधुरा विजय नाम के एक महाकाव्य को रचा, जिसमें उन्होंने स्वस्वामिनो अपने स्वामी अर्थात पति के मदुरई विजय घटना को आश्रय देकर, मतलब उन पर आधारित रखकर उस महाकाव्य को लिखा था। तो मधुरा विजय जो ग्रंथ था, महाकाव्य था, वो किस घटना पर आधारित था? मदुरई विजय की घटना पर। ठीक है। उसको किसने लिखा था? मधुरा विजय किसने लिखा? गंगा देवी ने। और गंगा देवी किनकी पत्नी थी?
कंपन राय की। कंपन राय कौन सी सदी में विजयनगर के राजा थे? 14वीं सदी में। याद रखिएगा बच्चों, बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। हाँ, तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। और वो जो ग्रंथ लिखा गया, महाकाव्य जो लिखा गया मधुरा विजय, उसमें अलंकारों का बहुत सुंदर समावेश किया गया है, जो आवर्जक मन को एकदम से भा जाने वाला, छू जाने वाला अलंकार उसमें प्रयोग किया गया। अलंकार का मतलब होता है काव्यों को, कविताओं को सजाने का साधन। अब कविताओं को सजाए जाते हैं शब्दों से, भावों से, तो उसी को कहते हैं अलंकार। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अलंकार के विषय में, शब्दालंकार, अर्थालंकार, जिसमें रूपक है, उपमा अलंकार है। तो ये अलंकार जो हैं, उन्हीं अलंकारों के बारे में बात किया गया है कि मधुरा विजय जो महाकाव्य है उसमें अलंकारों का बहुत सुंदर समावेश दिखा जाता है, जो कि मन को छू जाता है। तो याद रखिएगा, मधुरा विजय में अलंकारों का बहुत सुंदर समावेश है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वन्त अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणयम नामकं प्रौढ़ं चंपूकाव्यम अरचत। अब उसी राज्य के, यानी कि विजयनगर के ही राज्य, उसी राज्य के, तस्मिन्नेव उसी राज्य के 16वीं सदी, अभी तो ये 14वीं सदी में थे कंपन राय, अब 16वीं सदी में थे अच्युत राय। तो जो 16वीं सदी में अच्युत राय जिनका शासन था, उनकी रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य लिखी थी। किसने लिखा था? रानी तिरुमलाम्बा ने, जो कि अच्युत राय की पत्नी थी, जो 16वीं सदी में विजयनगर के राजा थे। और उन्होंने, तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नाम का कौन सा काव्य लिखा? प्रौढ़ चंपू काव्य। प्रौढ़ का मतलब होता है वयस्क, यानी एडल्ट। तो एडल्ट चंपू काव्य लिखा। चंपू काव्य का मतलब क्या होता है? तो काव्य जो लिखे गए हैं हमेशा से, चाहे तो गद्य काव्य रहे हैं या पद्य। गद्य यानी कि गद्य काव्य यानी कि कहानी के तरह से रहे हैं, नाटक रहे हैं, कहानी रहे हैं, उस तरह से। और पद्य काव्य मतलब श्लोक वाले, कविताओं वाले। लेकिन जिन काव्यों में गद्य और पद्य दोनों मिला करके लिखा गया है, दोनों का समावेश रहा है, उसको कहा गया चंपू काव्य। तो तिरुमलाम्बा ने चंपू काव्य लिखा था, वरदाम्बिका परिणय, और वो अच्युत राय की पत्नी थी, जो 16वीं सदी में विजयनगर के राजा थे। याद रखिएगा, तत्र वहां पर, यानी इस महाकाव्य में, वरदाम्बिका परिणय में, संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेव च अति शोभते। और उस महाकाव्य में संस्कृत गद्य, संस्कृत के गद्य भाग की छटा, शोभा जो थी, हर पदावली में, हर पद में बहुत सुंदर से ललित, यानी कि सुंदर पद विन्यास आदि शोभित है। हर पद में सुंदर सा ललित, यानी कि मन को प्रसन्न कर देने वाला, लालसा पैदा करने वाला ऐसा पद विन्यास हर कविता में, हर श्लोक में, हर लाइन में, हर जगह पे पाया जाता है। ठीक है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। यानी संस्कृत साहित्य में जो भी आज तक प्रयुक्त हुआ है, सबसे लंबा समस्त पद, यानी समास के द्वारा बनाया हुआ सबसे लंबा शब्द जो है, यानी सब, जैसे कि आप जानते हैं ना कि समास में दो पदों का मेल होता है, जैसे क्या है, विद्या आलय, तो ये दो, विद्या का आलय, विद्या का घर, तो वो दो जुड़कर एक शब्द बन जाता है विद्यालय। तो इस तरह से सबसे बड़ा जो समस्त पद बना है संस्कृत का, सबसे बड़ा जो शब्द है, वो इसी साहित्य में प्रयोग किया गया है। अब सोच के आप देखिए कि ये भी देखिए कितना बड़ा शब्द है ना। तो इससे भी बड़ा
इससे भी बहुत सारा बड़ा, यानी कि जो सबसे बड़ा शब्द बना है संस्कृत साहित्य में वो है वरदाम्बिका परिणय में, ठीक है, उसी में प्राप्त किया गया है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। और आज के समय में आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनका जीवन काल 1890 से 1953 ईस्वी रहा है, ध्यान रखिएगा। पंडिता क्षमाराव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तया उनके द्वारा स्वपितुः अपने पिता के विषय में शंकर पांडुरंग पंडितस्य, उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, उनके विषय में महतो विदुषो जीवन रचितम, उनके पांडित्य के विषय में, उनके महत्ता के बारे में बताते हुए उन्होंने शंकर चरितम इति रचयत। तो उन्होंने शंकर चरितम नाम का एक काव्य लिखा, जो कि उनके पिता शंकर पांडुरंग के पांडित्य के विषय में, ज्ञान के विषय में, उनके विद्वत्ता के विषय में, जिसमें कि लिखा गया है। कौन सा काव्य? शंकर चरितम। किसने लिखा? पंडिता क्षमाराव ने। किसके विषय में उसमें है? उनके पिता पंडित शंकर पांडुरंग के विषय में उसमें बताया गया है। पंडित पांडुरंग के विद्वत्ता के बारे में उस महाकाव्य में बताया गया है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित सा यानी वह पंडिता क्षमाराव, जो कि गांधी दर्शन, गांधी के विचारों से प्रभावित थी, उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य और पद्य शास्त्रों का उन्होंने रचना किया, काव्यों का रचना उन्होंने किया है। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। और आज के समय में लेखन में रत कवित्रियां जो हैं उनमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि अनुदिनम यानी प्रतिदिन रोज संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं, भर रही हैं और ज़्यादा आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एक एक शब्द को बहुत डिटेल में बताया है, वाक्यों को समझाया है अच्छे से। फिर भी अगर कोई इसमें रह जाता है कोई भी संदेह तो ज़रूर पूछिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, यानी कि ऑप्शनल बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि शब्द जो दिए हैं उनके शब्दार्थ भी दिए हैं, तो अक्सर हाँ शब्दार्थ भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस में, इसलिए इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। संधि विच्छेद तो बहुत ही आवश्यक है, आप लोगों का ज़रूर 2 3 4 आ जाता है संधि विच्छेद, तो इसको ज़रूर देखिएगा कि शब्दों को विच्छेद कैसे किया गया है और इनको जोड़ करके क्या शब्द बना है, दोनों बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, संधि विच्छेद ही चल रहा है, यहाँ भी आगे बढ़िए। ये आपके पास आपकी बुक में होंगी ज़रूर, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। फिर यहाँ समासिक पद भी हैं और समास का विच्छेद भी किया हुआ है, और कौन सा समास है वो भी बताया गया है, तो ध्यान देख लीजिएगा। प्रश्न ज़रूर रहता है समास से। ये रहा समास, यहाँ तक दिया हुआ है। अब प्रश्नों के उत्तर, हालांकि आपको संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए नहीं दिए जाते हैं, हिंदी में ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करते जाऊंगी। विपुलम किम अस्ति, विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत विशाल कौन सा है, क्या है? विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, कौन उसको बढ़ा रहे हैं? विभिन्न कवि भी शास्त्रकारेश्च, बहुत सारे कवि और शास्त्रकार लोग। वाक्काव्यानाम रचने संरक्षणे च काह दत्तावधानम स्त्रियः, मतलब काव्य की रचना में और संरक्षण में कौन लगातार जुटी हुई हैं? तो स्त्रियां। गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचयत, गंगा देवी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? मधुरा विजय। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा पंडिता क्षमाराव, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं?
अब यहाँ पे क्या है, पदार्थम वदत, मतलब इनका क्या अर्थ है वो बताना है। लभ्यन्ते का मतलब क्या है, इंद्राणी का मतलब क्या है, इंद्रस्य पत्नी। देखिए तो ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है शब्दों का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है। कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शकात् न केवला ऋषिय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कौन से युग में सिर्फ ऋषियों ने नहीं बल्कि ऋषिकाओं ने भी मंत्र लिखे हैं। वैदिक युग में वाघम्भृणी को ऋषिका के रूप में कहाँ दिखाया गया है, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में नहीं होगा, मैंने गलती से लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। अच्छा, इसको मैं दिखा भी दे रही हूँ आगे आपको। वाघम्भृणी के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघम्भृणी इत्यादि। उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्रदृष्टा के रूप में दिखाई गई हैं, जिनमें से ये 5 हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अथर्ववेद ही होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। किसके सभा में वह गार्गी वाचकन्वी थी, जनकस्य। लौकिक संस्कृत साहित्ये चत्वारिंशत् कवित्रीणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पा कौन है, विजयंका। लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्रीनाम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है, 44 यानी 40। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, चंद्रादित्य से, चंद्रादित्य की। उसके बाद जो ये हैं इसको आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि जो प्रश्न शब्द है उनको काट करके उत्तर लिखना होता है, बाकी वाक्य वैसे लिखे जाते हैं। ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यते। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दर्शिका के रूप में नजर आती हैं, तो ऋग्वेदे चतुर्विंशति, ये लिखेंगे उत्तर, ठीक है। चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन को सिर्फ हटा देंगे और लिखेंगे मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता, ठीक है। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य ने उन्हें क्या सिखाया, याज्ञवल्क्य ताम आत्म तत्वम शिक्षयति, किम को हटा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विजयंकायाः वर्ण का आसीत। विजयंका का वर्ण रंग क्या है, विजयंकायाः वर्ण श्याम आसीत, श्याम वर्ण था, श्यामला रंग था। तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनां कृतवती। तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय चंपू काव्यस्य रचनां कृतवती। शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री का। शंकर चरितम नामक जीवन चरित्र की रचयित्री कौन है, तो शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री पंडिता क्षमाराव, ठीक है। यहां तक हो गया उत्तर। अब इसमें क्या करना है आपको कि उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। जो भी शब्द दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम, विशालम विपुलम, ठीक है। तो वृथा, निरर्थक, तत्परा, उत्सुका, वर्तते, विद्यते, ख्याता, प्रसिद्धा, ज्ञातमेव, विदितमेव, भार्या, पत्नी, जननी, माता। ये हालांकि आपको मिल जाता है शब्दार्थ में भी। अब यहाँ पे वाक्यों की रचना करने के लिए बोला गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग ऐसे ही देख के लिख लीजिए। वाक्य रचना। अब यहाँ पे देखिए, ये स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ये जो है ये स्त्री प्रत्यय है, मतलब कि जो भी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। अब इन संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे हिंदी में आप लोग बदलते हैं ना, लड़का लड़की, लेखक लेखिका, उसी तरह संस्कृत में भी होता है।
तो यहाँ पर इका प्रत्यय नहीं है, संस्कृत में इसको टाप प्रत्यय कहते हैं और टाप प्रत्यय के द्वारा इसको स्त्रीलिंग रूप में बदला जाता है। ठीक है, तो देखिए जब टाप प्रत्यय जुड़ा है तो इका जैसा अंत में परिवर्तन आया है, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है। उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदानि योज्यत। उदाहरण के अनुसार आपको रेखांकित पदों को जगह पे कुछ और लिखना है। जनकस्य सभायाम गार्गी तिष्ठति स्म। तिष्ठति स्म ये भूतकाल ही है। अब बोलिएगा कि ती है तो ये तो वर्तमान काल है, लट लकार है, तो वो बीत चुका है लेकिन लंबे समय तक चलता रहा है, चलता रहता था, ऐसा कुछ था जिसमें ता था, ती थी, ते थे, ऐसा कुछ लगा होता है वाक्य के अंत में, तो उसमें वर्तमान काल के साथ स्म लगा देते हैं और वो भूतकाल में बदल जाता है। जैसे देखिए उस वन में एक मुनि रहते थे, तो अब ये रहते थे लगातार बहुत समय तक रहे होंगे। मैं रोज विद्यालय जाता था, तो एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार जाते थे। पक्षी पेड़ पर रहते थे, तो ये जो थे वाला है कि जो लंबे समय तक कोई काम होता रहा था उसको कहते हैं। उसमें अगर वर्तमान काल के साथ स्म जोड़ दिया जाता है तो भूतकाल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर इस तरह का वाक्य हो कि वह दिल्ली गया, तो इसमें आप इस तरह से नहीं लिख सकते, वह दिल्ली गया था। ऐसे में आप इसको स्म जोड़ करके पूरा नहीं कर सकते। हाँ, वह दिल्ली जाता था, अगर ऐसा हो यानी लगातार वो हमेशा जाता था, तब आप स्म जोड़ के उसको भूतकाल बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में नहीं। तो ऐसे को भूतकाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे वे सब रोज खेलते थे यानी क्रीडंती, तो खेलते जो क्रीडंती है यानी बहुवचन में है, तो बहुवचन में लिख करके स्म जोड़ दिया जाएगा, बस वो भूतकाल बन गया, है ना। तो वही यहाँ पे आपको करना है। ते पठंती स्म, वो पढ़ते थे, वे सब पढ़ते थे। अब यहाँ पे पठंती जो बहुवचन में है तो यहाँ पर भी ये बहुवचन में ही होगा, लेकिन अब हम लोग इसको लंग लकार में लिखेंगे, भूतकाल में लिखेंगे। ते अपठन, वे पढ़ते थे। ठीक है, ये लंग लकार है, त तामन अह तम त वो वाला। बालक प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति स्म, बच्चा रोज विद्यालय जाता था। अब आप क्या करेंगे, बालक प्रतिदिनम विद्यालयम अगच्छत, लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है। छात्रा सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म, छात्र शाम के समय में मैदान में खेलते थे। अब ये बहुवचन में है, प्रथम पुरुष का ही है, तो भूतकाल का प्रथम पुरुष का बहुवचन अक्रीडन। उसी तरह यहाँ पर देखिए, अध्यापकाः वर्गेषु पाठयन्ति स्म, बहुवचन में अपाठयन। गजा वने भ्रमन्ति स्म, प्रथम पुरुष का बहुवचन अभ्रमण। कोकिला वृक्ष शाखाशु कूजन्ति स्म, ये भी बहुवचन में है, कोकिला वृक्ष शाखाशु अकूजन। वानरा तरु शिखरेषु कूदन्ति स्म, बंदर पेड़ की शिखर पे कूदते थे। तो वानरा तरु शिखरेषु अकूर्दन। ठीक है, समझ में आ गया। अब योग्यता विस्तार आप पढ़ लीजिएगा, ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी समझने में मदद कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही दूसरे पाठ के साथ, दूसरे वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।